अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। मैंने इस टॉपिक को डिफरेंट सब टॉपिक के अंदर अरेंज किया हुआ है सीक्वेंस वाइज, कैसे कि आपको पहले ये चीज़ समझाऊंगा, ये चीज़ आप लोग सीखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर होता क्या है। उसके बाद ग्राफिकली हम इसकी एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। डिराइव करने के बाद हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे कि हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। लास्ट वन इसकी एम्पलीट्यूड, उसका हम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को भी डिस्कस करेंगे। तो देखें, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर। देखें, सिंपल वर्डिंग में अगर बताऊं आपको कि सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो, वो जो सिस्टम होगा वो सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर कहलाएगा। यही बात वर्डिंग में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करते हैं कि ये होती क्या है। द ओसिलेटरी मोशन। अब देखिए, ओसिलेटरी मोशन में यहाँ पे एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। अगर कोई एक ऐसी टर्म आ जाती है जो एक नई टर्म हो या इस टॉपिक से रिलेटेड ना हो, तो उसको मैं लाजमी तौर पे एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको अलहदा से जाके इस टर्म का मतलब ना ढूंढना पड़े। देखिए, द ओसिलेटरी मोशन क्या होती है। एक ऐसी मोशन जो हम किसी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करें, मीन के टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाएगी, ओसिलेटरी मोशन कहलाएगी। इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। मीन के जो ओसिलेटरी मोशन के अंदर अगर एक्सेलरेशन उस बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसके डिस्प्लेसमेंट से फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखें, टू एंड फ्रो मोशन की बात हो रही है, तो उसका जो हमारे पास हमेशा जो टुवर्ड्स होगी कहाँ पर, मीन पोजीशन। ठीक है, इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो मोशन होगी ये क्या कहलाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। अब देखें, द ऑब्जेक्ट इन दिस मोशन, मीन के ये जो ऑब्जेक्ट होगा इस मोशन में, किस मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर। यही बात एक और डेफिनेशन सिंपल वर्डिंग में मैंने आपको यहाँ बता दी है कि इफ़ अ पार्टिकल इन अ सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक ऐसा पार्टिकल किसी सिस्टम के अंदर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो, देन सच अ सिस्टम इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर, या जस्ट हम इसको हार्मोनिक ओसिलेटर भी कह सकते हैं। ये था हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर का कंसेप्ट और उसकी डेफिनेशन कि बेसिकली ये होता क्या है। अब हम आते हैं इसकी इक्वेशन की तरफ कि हम इसकी इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं। ग्राफिकली भी आपको इसकी एग्जांपल यहाँ पे मिल जाएगी। आपको देखिए, जब इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करेंगे तो ग्राफिकली भी इसके अंदर चीज़ें आएंगी और आपको जो कंसेप्ट जो अभी तक क्लियर नहीं हुए, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक हो गए होंगे। अगर कोई कमी रह गई है तो वो इस टॉपिक को अच्छी तरह समझिएगा तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, कॉन्सिडर अ मास m, कोई एक मास m है, लाइज ऑन अ फ्रैक्शन लेस हॉरिजॉन्टल टेबल। देखिए, हम एक मास ले रहे हैं और वो एक
हॉरिजॉन्टली टेबल के ऊपर रखा हुआ है और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो फ्रिक्शनलेस है, मीन कि हम फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर रहे हैं, इंडिकेटेड बाय एक्स एक्सिस, मीन कि एक्स एक्सिस के ऊपर देखें एक ग्राफ हमने बना लिया है। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो देखिए हम एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास एक मास m पड़ा हुआ है और हम ये चीज़ भी हमने कह दी कि ये फ्रिक्शनलेस होगा, मीन कि हम यहाँ पे फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। इट इज़ अटैच टू वन एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ निग्लिजिबल मास, मीन कि हम इसके मास को भी निगलेक्ट कर रहे हैं कि भाई इसका एक मास इतना कम है कि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। It is attached to one end of spring of negligible mass and मीन के देखें इस स्प्रिंग का एक एंड इस मास के साथ कनेक्टेड है, m मास के साथ कनेक्टेड है, और एंड अंडरस्टैंड लेंथ l whose other end is fixed at e। देखिए उसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, l के इक्वल है, और जो इसका दूसरा जो सरा है वो e पॉइंट है उसके साथ क्या है, फिक्स्ड है। मीन के यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है ये फिक्स्ड है, लेकिन जो हमारे पास जो वो सिरा जो हम मास के साथ कनेक्ट है वो फिक्स्ड नहीं है। तो देखिए वो क्यों नहीं फिक्स्ड है, अब हम इसकी अगली जो डायग्राम है उस चीज़ से समझते हैं। अब हमने क्या किया, हमने इस मास के ऊपर फोर्स को अप्लाई किया। जब हमने फोर्स को अप्लाई किया तो देखिए लेंथ इंक्रीज होगी। अब हमने हॉरिजॉन्टल हमने फोर्स अप्लाई की, जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो जो लेंथ थी वो इंक्रीज हो गई है। जब लेंथ इंक्रीज हुई है तो पहले क्या थी, एल थी, हमने कितनी लेंथ फोर्स अप्लाई की तो एक्स लेंथ इंक्रीज हो गई। तो अब हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस हुआ, जो टोटल लेंथ हुई वो कितना हुआ, एल प्लस एक्स हो गया। ठीक है, वही बात देखिए नीचे लिख भी दिया है कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग the length increasing after releasing the force। अब देखिए यहाँ पर हमने फोर्स को अप्लाई किया, अब जैसे ही फोर्स को हम रिलीज करेंगे तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। जब दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, अब ओरिजिनल पोजीशन को हम मेन पोजीशन भी कहते हैं, तो ये जो ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा आएगा ये किसकी वजह से आएगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगा। अगर वीडियो मेरी नहीं देखी रिस्टोरिंग फोर्स वाली तो वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को डिफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो देख सकते हैं। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स ये किस फोर्स की वजह से दोबारा अपनी मेन पोजीशन पे आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगा। अब देखें अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या है हमारे पास कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेच एक्स। जो हमारे पास इस एक्स के क्या है, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने डायरेक्ट देखें, हमने डायरेक्ट अगर प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा और वही हमारे पास के होगा। अब एक्स है हमारे पास, तो ये हमारे पास एफ आर किसके इक्वल आ गया, माइनस के एक्स आई के इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि जो फोर्स जो मेन पोजीशन जो मेन के अपोजिट हम अप्लाई फोर्स हो रही है ना, तो अपोजिट फोर्स की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, नेगेटिव साइन आया है। अब देखें वही बात यहाँ पे कि हमारे पास आर क्या है, ये रिस्टोरिंग, देखें एफ आर, यहाँ पे जो आर हमने लिखा है ये रिस्टोरिंग फोर्स को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, और के हमारे पास है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और जो हमने यहाँ पे आई जो हमने लिखा है वो हमारे पास क्या यूनिट वेक्टर है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब अगर हम बात करें न्यूटन सेकंड लॉ की, वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास F = ma, और यहाँ पे हमें पता है कि a हमारे पास एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, और एक्सप्रेशन को हम इससे भी लिख सकते हैं कि dv/dt मीन कि हम टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, और फिर इसी dv/dt को हम ये भी लिख सकते हैं v को भी हम फर्दर टाइम डेरिवेटिव में लिख सकते हैं। तो वही हमने लिखा है, तो मीन के हमारे पास यहाँ पे x के फॉर्मेट में हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो देखें यहाँ पे जो f था, यहाँ पे एफ आर, तो
इसी जो हमने एफ आर क्या था हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स थी और वो किसकी इक्वल थी एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स आई। तो अब वही दोबारा यहाँ पे उस एफ आर की वैल्यू पुट कर दें। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी एम डी स्केयर एक्स आई ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स आई। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा एम एक्स डबल डैश इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये हमारे पास जो ये डॉट या इसको एक्स डबल डॉट हमारे पास ये किस चीज़ को शो कर रहा है, डबल डेरिवेटिव को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखें माइनस की एक्स है, ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखें ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, तो देखिए हमारे पास सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का क्या मतलब है कि हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। अब इसके रूट्स 3 तरह के आ सकते हैं। वो कैसे कि या तो हमारे पास आ सकते हैं इसके रिपीटेड रियल एंड रिपीटेड आ सकते हैं, या हमारे पास डिस्टिंक्ट आ सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ सकते हैं, या हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके रूट्स के अंदर। जब हम इसका फाइंड करेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, जो इसका जनरल सोल्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। तो मीन के आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, हम इसके सोल्यूशन की तरफ ही चलते हैं। तो देखते हैं हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होगा। मीन के अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। इफ़ वी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन थी सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन। अब देखिए हमने बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा कि वो है क्या, फिर हमने उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन तो आ गई, हमने डिराइव भी कर ली। अब हमें इसका सोल्यूशन भी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया, अब इसका सोल्यूशन चाहिए। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा इस बात को सुनकर के आप पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। सोल्यूशन इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन है कौन सी, डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब उसको जाके हम सॉल्व करने लगे हैं। इफ़ वी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 3 टू सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन, मीन के हम अब देखिए इनिशियल कंडीशन हमने इसके ऊपर इम्पोज करनी है। क्या हमारे पास कि टी इज इक्वल टू 0 होगा, तो हमारे पास क्या होगी, जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए होगी। और उसके डेरिवेटिव के ऊपर जो अब देखिए अगर इसी का मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो हमारे पास एक कांस्टेंट है, वो क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 3। अब जब हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो वो किसके इक्वल आएगी, एम डी स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम जब डी को फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस आयोटा के ओवर एम का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पे ये कौन से रूट्स हमारे पास आए हैं, ये हमारे पास आ गए हैं कम्प्लेक्स रूट्स। देखें अब यहाँ पे हम के ओवर एम जो है ना, हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे इसको ओमेगा से हम रिप्लेस कर रहे हैं। जब हमने इसको ओमेगा से रिप्लेस किया तो जो जनरल सोल्यूशन हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, ए की पावर आई ओमेगा टी प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। तो देखिए हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। ये एक प्रूफ है, हम प्रूफ की तरफ तो नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट आंसर ही लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पढ़ा होगा। तो देखिए हमारे पास सिंस इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या थी कि x इज इक्वल टू ए एट t इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास t इज इक्वल मीन के x की जगह पे आप a पुट करेंगे, t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, वो किसके इक्वल आई है, a की इक्वल ही आ गई है। अब इसी इक्वेशन a का आप दोबारा डेरिवेटिव ले, जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव की जो हमारे पास कंडीशन थी वो क्या थी कि 0 एट t इज इक्वल टू 0। अब x डैश मीन के हम x प्राइम की जगह पे भी आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और t की जगह पे भी 0। तो जो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब आप इसको जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, जो सोल्यूशन हमारे पास आ गया वो क्या आ गया, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब देखें यहाँ पे ओमेगा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, के ओवर एम स्क्वायर रूट के इक्वल था। तो हमारे पास इसलिए हम यहाँ पे देखिए हमने ओमेगा क्यों लिखा कि हम अपने आसानी के लिए हमने ओमेगा को यूज़ किया था, लेकिन ओमेगा हमारे पास है
किसके इक्वल, k/m के स्क्वायर रूट के। ये बात याद रखिएगा। अब देखें हमने यहाँ अब हमने इसके सोल्यूशन को भी देख लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड की, फिर हमने उसका सोल्यूशन देखा। अब कोई भी आपके पास इक्वेशन गिवन हो, इस ऑर्डर सॉरी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो और सेकंड ऑर्डर, अब आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, उसकी एक्स इक्वेशन बना लेनी है। एक्स इक्वेशन के बाद आप उसके रूट फाइंड करेंगे। रूट्स हमारे पास 3 किस्म के आएंगे, वो मैं पॉसिबिलिटी बता चुका हूँ। और फिर उसका इसी तरह जनरल सोल्यूशन फाइंड करके, और जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन अगर हो तो उसको इम्पोज करें और अपना जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लें। तो अब हम आते हैं, देखें सिंस अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम पीरियड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखें सिंस कॉज ओमेगा टी वेरीज बिटवीन -1 एंड +1, हमें पता है कि कॉज का जो हमारे पास फंक्शन है वो -1 और 1 के दरमियान वेरी करता है, ठीक है। द मास ओसिलेट बिटवीन x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू a, मीन कि हमारे पास जो मास ओसिलेट कर रहा है वो हमारे पास क्या कर रहा है, a और a के दरमियान। तो हम देखिए हमारे पास ग्राफ ऑफ x अगर हम देखें वर्सेस t, तो देखिए ये हमारे पास t है और ये हमारे पास x है। तो देखिए हमारे पास जो मास हमारे पास है वो ओसिलेट कर रहा है, और हमारे पास ये जो अब देखें ये ना ओसिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे ना हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस होता है फ्रॉम मीन पोजीशन। अब देखिए मैक्सिमम हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ये मीन पोजीशन हमारे पास ये है, ये मीन पोजीशन है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। वही लिख दिया है, देखें द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब जब हम इसके पीरियड की बात करते हैं तो द टाइम टेकिंग बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन सेट ऑफ ऑसिलेशन। देखिए यहाँ से इस बात को समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्टिकल ने देखिए एक ऑसिलेशन कंप्लीट की है, या आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है। तो ये जो हमारे पास एक ऑसिलेशन है वो जो टाइम टेकिंग जितना टाइम ले रहा है बेसिकली वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पीरियड ऑफ मोशन कहलाएगा। तो देखिए हमारे पास t इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा है हमारे पास। अब देखिए ये कैसे आया, हमें पता है कि जो कॉज का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। अब देखें कॉज के साथ हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉज t के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास ओमेगा। तो मीन कि जो चीज़ यहाँ पे उसके एंगल के साथ हमारे पास क्या हो मल्टीप्लाई हो रही होगी वो हम उसके पीरियड में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। वही हमने यहाँ पे किया हुआ है, 2 पाई ओवर ओमेगा हो गया। अब देखिए हमारे पास ओमेगा किस चीज़ के इक्वल था, k/m के स्क्वायर रूट के, वही वैल्यू पुट की है। और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो इसका हमारे पास पीरियड आया है वो क्या आया, 2 पाई हमारे पास क्या 2 पाई m/k का स्क्वायर रूट। तो देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय द पार्टिकल पर सेकेंड, मीन के हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं पर सेकंड के अंदर वो कितनी ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो वही हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। मीन और सिंपल वर्डिंग में ये रेसिप्रोकल भी होता है किसका, पीरियड का। तो वही हमने लिख दिया कि f इक्वल टू 1/t, मीन कि ये रेसिप्रोकल है। इसी तरह आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि हमारे पास पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, या फ्रीक्वेंसी पीरियड का हमारे पास रेसिप्रोकल है। तो अब आपने ऑलरेडी पीरियड की वैल्यू निकाली हुई है, फाइंड की हुई है, वो पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 1/2 पाई k/m होल का स्क्वायर रूट। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। क्या किया हमने, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस किया, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया, उसके सोल्यूशन की तरफ गए हम लोग, फिर हमने एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी को लास्ट में डिस्कस किया। उम्मीद है कि वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो की समझ आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।